नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष कवच कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कवच कहानी की लेखिका उर्मिला पवार ने कहानी में व्यक्ति जीवन में आई अनेक प्रकार की भत्सरना, पीड़ा, समस्या और उससे व्याप्त जीवन की करुण स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया है। कवच का अर्थ हम बहुत सारे अर्थों में ले जाते हुए दिखाई देते हैं, पर कवच का जो अर्थ है वह हम शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं तो कवचित यानी कि कवची ऐसा आवरण जो बाहरी आघात से रक्षा करने के लिए हो, इस अर्थ में लिया जाता है। अन्य अर्थों में भी लिया जाता है, वह वाक्य के अनुसार बदलता हुआ दिखाई देता है। लेखिका ने इसमें अनेक प्रकार की पीड़ा का जो रूप है वह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दलित वर्ग अपने आप में ही अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ अपने आप को पाता है और उसमें अपने जीवन यापन की जो पीड़ा है वह भी अनेक उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या हम कहें मध्यम वर्ग की भत्सरना, संत्रास के आधार पर भी जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि दलितों को जो आदर, सम्मान या हम कहते हैं कि जो समानता या अधिकार का जो रूप प्राप्त होना चाहिए, जो आधार प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं होता, जिसके कारण वह अनेक पीड़ाओं से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। लेखिका ने भी इस आधार पर अपने मार्मिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवच कहानी में उर्मिला पवार ने दलित समस्या को तो उठाया ही है, साथ साथ में हम देखते हैं कि स्त्री की पीड़ा को भी वहां पर अपने अनोखे रूप में बयां करते हुए भी नजर आई है। क्योंकि हम देखते हैं दलितों के बारे में ना तो कोई ज्यादा सुनना चाहता है, ना ही बात करना चाहता है। ऐसे वर्ग के आधार पर उन्होंने कहानी का जो निरूपण मार्मिक रूप से किया है वह देखते ही बनता है। कहानी में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के पात्र यहाँ पर दिखाई दिए हैं। मुख्य पात्र को के रूप में हम देखते हैं कि गौन्या है, जो बालक रूप में अपनी व्यथा, अपने मन की जो अंतर मन की जो पीड़ा है वह किसी के सामने नहीं दिखा पाता और अंदर ही अंदर घुटता हुआ चला जाता है। दूसरे पात्र के रूप में हम कहें कि जो सशक्त रूप में पात्र उभर कर आ रही है, उनकी माँ, गौन्या की माँ इंदिरा, वह भी अपनी एक नारी सशक्तिकरण या कहें हम कि किस तरह से अपने अस्तित्व, अपने वर्चस्व की पहचान कराते हुए दिखाई देती है। और तीसरी महिला जो इसमें दूसरी महिला जो इसमें उभर कर आई है वह है, हम देखते हैं कि एक शिक्षिका के रूप में वहां पर दिखाई देती है, जो अपने वर्चस्व के लिए अनेक प्रकार के जो आधार है उनको प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। और तीसरी है इसमें साबू माए, जो गौन्या की जो अच्छाइयां हैं, जो उसके गुण हैं, उनको देखकर प्रभावित होकर अपने मन के द्वारा उसके भाव को व्यक्त करती हुई नजर आती है। इसमें हमने देखा कि अनेक पात्र किस तरह से अपनी भूमिका का जो रूप स्वरूप है वह प्रदापन करते हुए नजर आते हैं। साथ में ही हम देखते हैं कि किस तरह से जो बाल मनोविज्ञान की जो समस्या को लेखिका ने उठाने का प्रयास किया है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत कम ऐसी लेखिकाएं हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान पर लिखना एक तरह से आरंभ तो किया, पर एक पूरी परिपाठी या पृष्ठभूमि के तहत हम पूरा वृतांत उस रूप में नहीं देखते हुए पाते हैं। तो इसमें बाल मनोविज्ञान की वो पीड़ा को या शोषित रूप को वहां पर दिखाने का प्रयास किया है। मैं संक्षिप्त में ही इसकी कहानी आपको बताऊंगी, विस्तृत में आप अपनी किताबों के तहत उसमें पढ़ लीजिएगा। कवच कहानी के मुख्य पात्र के रूप में गौन्या के मन में अनेक प्रकार के जो सवाल उठ रहे हैं, अनेक प्रकार के जो प्रश्न उठ रहे हैं, वे कहीं ना कहीं उसे चिंतित और अनेक आधारों पर भ्रमित भी करते हुए दिखाई देते हैं। और उस बाल मन में हम देखते हैं कि किस तरह से संवादों का या जो वास्तविक जीवन है उसका कैसे प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। गौन्या बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है और विद्यार्थी होने के साथ साथ वह देखता है कि किस तरह से दलित वर्ग को अनेक प्रकार से
कुठाराघात या व्यंग भी कसते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके मन में अनेक प्रकार के जो सवाल है वह कहीं ना कहीं कहानी में अनेक संवादों में अनेक पहलुओं पर उठते हुए दिखाई देते हैं। कहानी के आरंभ में हम देखते हैं कि गौन्या की जो माँ है वह किस तरह से उसको समझाती है, फटकारती है, डांटती है कि अगर वह अपना कार्य नहीं करेंगे जो कार्य वह करते हैं, जैसे आम बेचने का कार्य वह करती है, तो कहीं ना कहीं गौन्या के मन में स्कूल में हम देखते हैं कई बार शिक्षक या शिक्षिका के या अध्यापक अध्यापिका के मन में अनेक प्रकार के जो सवाल उठते हैं वह कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साझा करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार व्यंग के रूप में दिखाई देते हैं, तो कभी आपसी बहस के रूप में वहां पर चित्रित होते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं गौन्या के मन में अनेक सवाल इस रूप में भी उठ रहे थे, क्योंकि वो सवाल उसकी माँ के तहत ही उठाए जा रहे थे। तो उसको अनेक प्रकार की पीड़ा वहां पर एक तरह से बाण के रूप में चुभती हुई नजर आ रही थी। माँ को वह स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था, पर वह उसे रोकने का प्रयास करते हुए अपने संवाद को वहां पर एक तरह से वर्णित करते हुए दिखाई देता है। यानी कि माँ को आम बेचने के लिए वह निरंतर रोकने का प्रयास करता है, पर माँ कहती है अगर मैं आम नहीं बेचूंगी तो घर का जो लालन पालन है वह कैसे चलेगा, क्योंकि तेरे पिता तो कोई भी कामकाज नहीं करते और शराबी अलग से हैं। शराब पीने के लिए तो पैसा कहीं ना कहीं से अर्जित हो जाता है, पर काम करने के लिए वह संवेदनशील मन कहीं भी नहीं उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता। इसलिए अगर तू भी माँ के यानी कि पिता के नक्शे कदम पर चलेगा तो घर में किस तरह से रोजी रोटी कमाई जाएगी, किस तरह से मैं तेरा पेट भर पाऊंगी, या इस घर की जो आर्थिक दिशा है उसको कैसे बदल पाऊंगी। अनेक यहाँ पर कारण उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। उन कारण में माँ का जो एक सशक्त भूमिका है वह भी नजर आती हुई दिखाई देती है, और उसे समझाने का वह लगातार प्रयास करती है। पर बाल मन तो जिन संवादों को सुनकर उसका मन व्यथित हो रहा था वह कहीं ना कहीं वही अटका हुआ दिखाई देता है। वह माँ को उस तरह से स्पष्ट रूप में नहीं बताता, फिर भी वह एक भरसक कोशिश करता है और माँ के साथ आम बेचने के लिए ना जाने की गुहार वहां पर लगाते हुए दिखाई देता है। और माँ कई बार इस चीज का उल्हाना देती हुई नजर आती है, पर गोना उस बात को समझ नहीं पाता। माँ अनेक अपने कर्तव्य अपनी जिम्मेवारी का उल्हाना देती हुई नजर वहां पर आती है और गुस्सा भी करती है। बाप तो बाप, बेटा भी काम से हाथ बटाने में मना कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस घर की नींव खोखली होती है उसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर फल वहां पर अपने अस्तित्व में नहीं उभरते हुए दिखाई देते। तो ऐसा ही गोना के साथ भी हो रहा था कि किस तरह से वास्तविकता अपने बिल्कुल विपरीत चलते हुए दिखाई दे रही थी। गोना की माँ उसे लगातार समझा रही होती है ऊंची आवाज में, एक तरह से स्वर कर्कश होता हुआ दिखाई देता है। तभी उस स्वर को सुनकर साबू माए पड़ोस में जो रहती है वह उसके समीप चली जाती है और कहती है कि बेटा जो माँ समझा रही है उसे समझने का प्रयास करो। पर गोन्ना की जो आंखें हैं वह साबू माँ को देखकर भर आती है, क्योंकि उनसे उनका प्रेम कुछ अधिक है। तो वह कहीं ना कहीं साबू माँ का जो प्रेम है वह भी कहीं ना कहीं गोना से है। तो वह गोना को एक तरह से समझाते हुए कहती है और माँ का तर्क भी वहां पर देती है। गोना उनकी नजर में एक अच्छा लड़का है, क्योंकि वह जीवन में कुछ करना चाहता है और वह अपना नियत रूप से यानी कि कार्य करता हुआ दिखाई देता है। स्कूल भी जाता है, पढ़ाई भी करता है और एक अच्छे बच्चे की तरह अपना जीवन यापन करना चाहता है। पर इन कारणों की वजह से वह माँ को रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि स्कूल में जो संवाद घटित हुआ था उसका प्रभाव उसके दिलो दिमाग में इस तरह से पड़ता हुआ दिखाई देता है कि उसे वह धूमिल होता हुआ नहीं दिखाई देता। स्कूल में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अनेक विषयों पर चर्चा होती हुई दिखाई देती है। तो स्कूल में जब मध्याह्न के समय में भोजन के दौरान एक महिला शिक्षिका और शिक्षक के बीच में कुछ संवाद के दौरान बहस हो जाती है, जिसका प्रभाव
अनेक रूप से दिखाई देता है। पहले तो वह अभद्र रूप से आपसी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं और आपसी बातचीत के दौरान वह इस तरह की अश्लीलता यानी कि हम कहें अभद्र रूप से संवाद करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है क्योंकि गोन्या की जो माँ है वह आम बेचने का कार्य करती है, यानी कि गांव से आम लेकर वह शहर की ओर बेचती है, तो उसे अनेक प्रकार के उल्हाने वहां पर सहने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के व्यंग, अनेक प्रकार की जो अश्लीलता है वह भी सहनी पड़ती है, जिसके कारण गोन्या को यह सब अच्छा नहीं लगता है। वह रोकना तो चाहता है पर माँ अपने तर्क के द्वारा वह उसे समझाती हुई दिखाई देती है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो आम का जो वहां पर नकारात्मक रूप या हम कहें कि दोहरी मानसिकता के अनुसार एक दूसरा अर्थ लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पर जो आम का जो है नाम है उसमें चोली काम, यानी कि गांव का जो नाम है वह चोली है, और आम जो बोलते हैं तो चोली का आम वहां पर संकेत देते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर पुरुष मानसिकता अनेक प्रकार से व्यंग, अनेक प्रकार से छेड़ती हुई नजर आती है, जिसके कारण जो माँ की पीड़ा है वह अनेक प्रकार से ग्रसित होते हुए भी दिखाई देती है, जिसका प्रभाव गोन्या पर लगातार पड़ते हुए दिखाई देता है। और जो शिक्षक है, पुरुष शिक्षक है, वह कहीं ना कहीं गोन्या के माध्यम से उसके गांव का उल्हाना देते हुए नजर आता है, व्यंग कसते हुए दिखाई देता है, और ये भी कहता है कि क्या तुम्हारी माँ आम नहीं बेचती है? तो मैं जिस तर्क के आधार पर चोली के आम कह रहा हूँ, कहाँ गलत कह रहा हूँ? पर हम देखते हैं कि पुरुष मानसिकता दोहरी मानसिकता के अनुसार बात करती हुई दिखाई देती है, कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ जाते हैं, जिसके कारण जो समाज है, जो एक तरह से व्यवहार है, वह कहीं ना कहीं भ्रमित होते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि अनेक आधार पर गोन्या माँ को समझाने का प्रयास करता है, पर जब वह माँ को पुरुष मानसिकता से लड़ते हुए दिखाई देता है और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं वह अपने आप को सुरक्षित वहां पर महसूस करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो दलित वर्ग है या जो हम कहते हैं निम्न वर्ग है, उनका दैनिक जीवन बड़ा ही अभिशाप के रूप में उन्हें लगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वे एक तो बेरोजगारी, ऊपर से हम देखते हैं कि घर का जो पालन पोषण है वह बहुत ही मुश्किल होता है, और इस रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से जो स्त्री है वह दोहरा अभिशाप जीती हुई नजर आती है। पति अगर कार्यरत होता तो ठीक था, पर पति दिन रात शराब में अपना जीवन एक तरह से व्यर्थ करता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि गोन्या और माँ का जो जीवन है वह बहुत ही कष्टदायक वहां पर दिखाई देता है। और इस आधार पर वह अपने एक तरह से मर्यादा को, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए यहाँ पर जो नायिका है इंद्रा, वह कार्य करती हुई दिखाई देती है और अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा, अपनी एक तरह से लज्जा के आधार पर जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। गोन्या की नजर में उसकी माँ, शिक्षिका और साबूराम की तुलना में वह कमजोर वहां पर एक तरह से दिखाई देती है, पर जब वह लोगों को एक तरह से सशक्त रूप में जवाब देती है, तो कहीं ना कहीं गोन्या को अपनी माँ पर एक तरह से गर्व होते हुए दिखाई देता है कि वह किस तरह से बाजार में अपनी मर्यादा, अपनी एक तरह से अस्तित्व को बचाने के लिए वह किस तरह से जवाबदेही करती हुई नजर आती है। यह देखकर गोना को उस पेशे से पहले तो जो नफरत थी वह नफरत नहीं रहती, वह एक व्यवसाय के रूप में वह अपना कार्य करती हुई दिखाई देती है, और वह अब माँ के लिए उतना परेशान होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि माँ अपना जो जवाब है बहुत ही शालीनता के साथ देती हुई दिखाई देती है। जबकि हम देखते हैं पढ़े लिखे समाज में, सभ्य समाज में हम देखते हैं कि अगर अपनी किसी बात को कहना होता है तो हम चीख कर, चिल्लाकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, पर माँ अनपढ़ गंवार होने के बाद भी पुरुष मानसिकता को किस तरह से शालीनता से, विनम्रता से जवाब देती हुई नजर आती है, जिसको सुनकर गोन्या
का जो चरित्र है वे एकदम बदलते हुए दिखाई देता है और वह अपनी माँ के प्रति जो सम्मान है, जो प्यार है, वहां पर उभरता हुआ भी दिखाई देता है। इस तरह से कहानी में हम देखते हैं कि जो दलित स्त्री है वह किस तरह से अपनी अवस्था को, अपनी आर्थिक अवस्था को किस तरह से एक तरह से सुरक्षित रखकर अपना कार्य करती हुई दिखाई देती है और वह गांव के नाम के रूप में सीता की चोली को सिर्फ चोली कहकर औरतों पर व्यंग कसना, पुरुषों की जो एक नकारात्मक मानसिकता है उसको भी वहां पर दर्शाते हुए अपना संवाद, अपना उत्तर वहां पर प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।